दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब्स गोल में। जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट के लिए बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी हैं। अब दोस्तों लास्ट में यानी कि अंत में फाइनल रिवीजन के तौर पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हम डेली के डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में पर्यावरण अध्ययन के जो महत्वपूर्ण टॉपिक कह लीजिए या फिर क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की, इनमें से दोस्तों जो इनके जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों में से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चनों को हम डेली के डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी इसी श्रृंखला में हम इस वीडियो में भी वही टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के वही डिस्कस करेंगे। दोस्तों पार्ट 1 मैंने बना दिया है। पार्ट 1 आप देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। ये जो है वो पार्ट 2 है, ठीक है। कौन सा है? पार्ट 2 है, ठीक। चलिए तो देख लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको कि इसमें क्या कैसे देखते हैं हम। इसमें दोस्तों क्या देखना है आपको कि ये जो मैंने आपको क्लास 3 की और क्लास 4 की और क्लास 5 की जो एनसीईआरटी पढ़ाई थी दोस्तों चैप्टर वाइज बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई है। अभी भी समय है, अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इन तीनों बुक्स का। अगर आपको देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टरों से, इन तीनों बुक्स से जिनके जितने भी चैप्टर हैं उनसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैंने पॉइंट वाइज ले लिए हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर होते हैं या कैसी स्थिति है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फ पड़ने के कारण यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अधिक बर्फ पड़ने के कारण दोस्तों मकान पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। किसके बनाए जाते हैं? पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। आई होप आप सोच रहे होंगे कि इग्लू भी बर्फ के घर को कहते हैं दोस्तों। वो जी हाँ, वो भी बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है दिल्ली में किस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। तो दिल्ली में दोस्तों बालू, सीमेंट और ऊंचे ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं, ठीक है। दिल्ली में दोस्तों ईंट बालू सीमेंट से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं, ठीक। चलिए राजस्थान में देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में किस प्रकार के घर बने होते हैं। ABCD ऑप्शन देता है और फिर उसमें से एक नहीं होता है, ठीक है। तो राजस्थान में, यह है राजस्थान, और राजस्थान में किस प्रकार के घर बने होते हैं। तो राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है और गर्मी खूब पड़ती है, इसलिए राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। कैसे? मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या करते हैं सीटेट में, कैसे पूछते हैं आपसे कि ये राजस्थान पूछेगा कि राजस्थान में किस प्रकार के घर होते हैं, और ABCD ये 4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से एक गलत होगा तो वही आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको ये पूरी की पूरी डिटेल याद रखनी है कि राजस्थान में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान में खूब गर्मी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर इसकी दीवारें मोटी होती हैं और यहाँ पर इसकी दीवारों को लीप पोत कर बनाया जाता है और इसकी छतें कटीली झाड़ियों से बिल्कुल ढक दी जाती हैं, आप देख रहे होंगे। चलो आगे देखेंगे। यहीं पर एक चीज़ और पूछी गई है कई बार पेपर में, वो भी मैंने मेंशन कर दी है कि राजस्थान में लोग अपने आंगन में टांका बनाते हैं, इसमें जल सुरक्षित रखा जाता है। अच्छा, पूछा जाएगा, एक बार पूछा गया था पेपर में, शायद आई थिंक 2012 या 13 का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि टांका क्या कहते हैं, टांका को क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर जल सुरक्षित किया जा सके, ठीक है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर हमें जो जल उपयोग करते हैं और वो फिर जल अपना एक जगह सुरक्षित हो सके, ठीक है। तो टांका वही परिभाषा है, ठीक। अच्छा आगे देखिए। श्रीनगर में दोस्तों हाउस बोट श्रीनगर की झीलों में देखने के लिए मिलते हैं। पूछा जाएगा कि हाउस बोट कहाँ पर मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में झील श्रीनगर है दोस्तों, और श्रीनगर को ही झीलों का शहर भी कहते हैं। तो श्रीनगर में ही दोस्तों हाउस बोट देखने के लिए मिलते हैं। बुलर झील भी, मीठे पानी की झील भी श्रीनगर में ही है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अगला पार्ट है दोस्तों, अगला पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट जो है वो कह सकते हैं 18 नंबर पार्ट है दोस्तों। और इसमें क्या है कि बहुत सारे लड़के जो हैं
एक राज्य वो जम्मू कश्मीर में अपने टूर के लिए आते हैं। प्रत्येक राज्य से जम्मू कश्मीर में दोस्तों टूर के लिए लड़के आते हैं और फिर वहाँ पर बताते हैं कि हमारे घर में किस किस प्रकार के हमारे राज्य में किस किस प्रकार के घर बनते हैं। तो असम, मनाली, दिल्ली, राजस्थान आदि जगह से आते हैं। तो दोस्तों असम का लड़का है वो क्या पूछता है, देखिए कई बार पेपर में पूछा गया है। असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। असम में जो घर हैं वो दोस्तों 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। ठीक है, असम में जो घर होते हैं दोस्तों वो 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। ठीक, अच्छा, असम में घर 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर के अंदर लकड़ी के बने होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि असम में क्या होता है, बारिश अधिक होने की वजह से दोस्तों ये जो घर हैं वो एक बांस पर टिके होते हैं, या आप कह सकते हैं कि लकड़ी के बांस पर बने होते हैं घर। ठीक है दोस्तों, लकड़ी के बांस पर ये घर बने होते हैं और इस बांस की जो लंबाई होती है वो दोस्तों 3.5 मीटर। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 10 से 12 फीट ऊंचे बांस होते हैं और इन्हीं पर फिर सीढ़ियाँ लगा दी जाती हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ लगा के दोस्तों और फिर ये लोग यहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो असम में किस प्रकार के घर बने होते हैं, असम में बांस पर मजबूत खम्भों पर बस बांस के बने होते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के मकान है ऐसे करके ये सब। ठीक है, और अब पूछा गया है तो इसका राइट आंसर असम है। सीटेट 2016 फरवरी में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी का है बिल्कुल जस्ट। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों नंदू का हाथी, और नंदू के हाथी से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इस पार्ट में नंदू के हाथी के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। क्या है, हाथी को भारत का विरासत पशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का विरासत पशु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का विरासत पशु हाथी को कहा जाता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु किसे बनाया गया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते खा सकता है। अगला पॉइंट है 3 महीने तक हाथी का वजन 200 केजी तक हो सकता है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की ही चीज़ें हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, सारी की सारी बातें देखनी है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, ABCD ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा और इसी में से एक गलत हो जाएगा। यहाँ पर कह देगा कि हाथी का जो वजन होता है वो 400 केजी होता है या 50 केजी होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इसके कान पंखे की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान कह सकते हैं या कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, अपने कान हिलाकर हवा करता है। अगला पॉइंट है हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे झुंड की नेता बुजुर्ग हथनी होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे झुंड की नेता बुजुर्ग हथनी होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे रहते हैं। ठीक है, 14 या 15 साल तक ही हाथी झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़ देता है। ये दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, ओके, चलो आगे देखेंगे दोस्तों। आगे वही चीज़ मिल गई है हम लोगों को। हाँ ठीक, ओके ओके, हाँ अब देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इस पार्ट में बिहू के बारे में दोस्तों बात करी गई थी, तो बिहू के बारे में सुनिए। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि पूरी सब डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे। मैंने एक बार एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और 5 को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है चैप्टर वाइज। अगर डिटेल में देखना है तो लिंक सब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं करा रहा हूँ। तो बिहू से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ का त्यौहार है, तो ये असम, कहाँ का है दोस्तों, असम का त्यौहार है। बिहू से पहली शाम को उरुका कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बिहू की पहली शाम को, यानी कि 17 तारीख को बिहू का त्यौहार है, तो 16 तारीख की शाम को क्या कहेंगे, उरुका कहेंगे, उरुका। बोरा और चेबा चावलों के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि बोरा और चेबा क्या है, तो बोरा और चेबा जो है वो चावलों के 2 प्रकार हैं जो असम में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं।
अगला पॉइंट है, यह त्यौहार असम में मनाया जाता है। कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार माघ महीने में 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कल परसों ही। तो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है बिहू का त्यौहार असम में। ठीक है, कहाँ पर? असम में। चलो आगे देखेंगे दोस्तों, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बरगद के पेड़ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो सुन लो क्या है इसके बारे में। बरगद की जड़ों की टहनियाँ निकलती सॉरी बरगद की जड़ें टहनियों से निकलती हैं। ठीक है, बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं और यह मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक है, दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर बरगद की जड़ें भी होती हैं। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर चली जाती हैं, उसके बाद पेड़ को सहारा देती हैं। तो बरगद का पेड़ है दोस्तों। किसका पेड़ है? बरगद का पेड़ है। और दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, पेड़ काटने के खिलाफ कानून भी आपको पता है कि किसी भी पेड़ की छटाई के लिए उस इलाके की संबंधित सरकारी दफ्तर या वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। आप अगर किसी बगीचे की कटाई कर रहे हैं दोस्तों, और बगीचे की कटाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर संबंधित जो है वो अधिकारी हैं या वन विभाग के अधिकारी हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो आगे देखेंगे। आगे है अगला पॉइंट है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इसकी ऊंचाई क्लास की दीवार के लगभग 4 मीटर लगभग बराबर होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 मीटर की होती है, तथा पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें पेड़ की लंबाई के 30 गुना गहरी होती हैं। इस पेड़ में पानी तने में जमा हो जाता है, जिससे इलाके में रहने वाले लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन की उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी को न ढूंढ लें। ठीक है दोस्तों, आपको सीधे सिंपल भाषा में बता दूं दोस्तों, देखिए यहाँ आपने ग्लोब तो देखा ही होगा दोस्तों, सॉरी सही नहीं बन रहा है, ओके ठीक है, ग्लोब देखा होगा। ये दोस्तों जो भूमध्य रेखा है, क्या है? ये भूमध्य रेखा है, और ये है कर्क रेखा। ठीक है, क्या है? ये कर्क रेखा है दोस्तों, और ये है मकर रेखा। ठीक है, इनकी जो स्थिति है 23.5 से 23.5, और ये है 0, और ये भी है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो मकर रेखा पर दोस्तों एक अपना महाद्वीप स्थित है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ही ये पेड़ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ये पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। कई लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन में पिछली बार लास्ट 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है। ए ऑप्शन था राजस्थान, बी ऑप्शन था जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया, और डी ऑप्शन था और कुछ। ठीक है, तो उसमें आपने राजस्थान को ही टिक किया क्योंकि रेगिस्तानी ओक आप कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है दोस्तों। रेगिस्तानी ओक हमेशा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो इस पेड़ की लंबाई के 30 गुना होती हैं, यानी कि 4 मीटर का लंबा है दोस्तों, तो इसकी जड़ें होंगी वो 120 मीटर होंगी। ठीक है दोस्तों, इसी के तनों में पानी जमा हो जाता है, जिसमें लोग पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। पॉइंट कह रहा है आपसे कि किलचड़ी पक्षी इंडियन रोबिन के नाम से भी जानी जाती है। किलचड़ी पक्षी को इंडियन रोबिन के नाम से भी जानते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। पूछा गया था क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो फाख्ता। क्या है? फाख्ता। अगला पॉइंट है, गौरैया आमतौर पर घरों में घोंसला बनाती हैं, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे और दीवार की ओल में। अगला पॉइंट है दोस्तों, बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती हैं, वे पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर वहां अंडे रखती हैं। ठीक है, तो बसंत गौरी कहाँ पर अपना घोंसला बनाती हैं? तो बसंत गौरी अपने पेड़ के पेड़ की जो ओल होती है, पेड़ का तना होता है, उसमें छेद कर लेती हैं और वहीं पर अपने अंडे रखती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों, ये है दर्जन चिड़िया के बारे में। ठीक है, चलिए देखेंगे दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया के बारे में क्या है? जैसा नाम वैसा ही काम।
ठीक है। वह अपनी नुकीली चोंच से पहले पत्तों को सी लेती है, उसके बाद बीच में बनी थैली में अपने अंडे को दे देती है, यही उसका घोंसला होता है। तो दर्जन चिड़िया पहले पत्ते को सीती है, उसके बाद उसी में अंडे दे देती है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है दोस्तों, ये आरटीई के बारे में बताया गया है। मैंने आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आरटीई एक्ट दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, मधुमक्खी के बारे में भी कई बार पूछा गया है। हर छत्ते की रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है दोस्तों। हर जो भी छत्ता होता है, मधुमक्खी के बारे में बता रहा हूँ कि जो भी छत्ता होता है उसकी रानी मधुमक्खी होती है, यानी कि एक मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। तो पूछा जाएगा कि रानी जो मधुमक्खी होती है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है अंडे देना, ठीक है। छत्ते में नर मधुमक्खियां भी होती हैं जो भी दिन भर शहद के लिए फूलों पर रस ढूंढती होती हैं, ठीक है। एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, एक नर मधुमक्खियां होती हैं दोस्तों जो कि फूलों पर जा जाकर और क्या करती हैं, रस या शहद कह सकते हैं, ढूंढती फिरती हैं। अगला पॉइंट है, मधुमक्खी की तरह दोस्तों चींटी, ततैया और दीमक भी मिलजुल के रहते हैं। आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि चींटी, ततैया और दीमक, मधुमक्खी, और एक ऑप्शन आप ले लीजिए कि आप चिड़िया ले लीजिए और कुछ भी ले लीजिए। फिर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉलोनी बना के नहीं रहते हैं या मिलजुल कर नहीं रहते हैं। तो चिड़िया नहीं रहती है, बाद बाकी ये तीनों के तीनों, और मधुमक्खी भी रहता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न एक बार आपसे पूछा गया है कि बिहार के गांव में बहुत किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं, इसका सही क्या कहते हैं, सही टाइम क्या है। तो आपको भी पता है कि सही टाइम इसका क्या है, ठीक है दोस्तों। अक्टूबर से दिसंबर है, ये बिल्कुल सही टाइम है इसका, अक्टूबर से दिसंबर इसका सही टाइम होता है। अगला पॉइंट है चींटियों के बारे में, ठीक है। चींटियों के बारे में दोस्तों, चींटियों का काम भी बटा होता है, जैसे मधुमक्खियों का काम बटा होता है वैसे चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, ये खेजड़ी के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं खेजड़ी के बारे में। देखिए यह बात 300 साल पुरानी है, बिल्कुल सच कहानी है। अमृता राजस्थान जोधपुर की रहने वाली है, वह खेजड़ी के गांव की रहने वाली है और उसका गांव में खेजड़ी बहुत हैं, खेजड़ी के बहुत पेड़ हैं, ठीक है। खेजड़ी के बहुत पेड़ हैं। अब खेजड़ी के बारे में कई बार पूछा गया है, वो सुन लीजिए। कुछ लोग राजस्थानी ओक और खेजड़ी के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आज उनको स्पष्ट कर देता हूँ बिल्कुल एनसीईआरटी के माध्यम से कि राजस्थानी ओक रियल टी राजस्थान में पाया जाता है, वो सॉरी गलती हो गई, राजस्थानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और खेजड़ी का वृक्ष जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो खेजड़ी के वृक्ष, यह पेड़ राजस्थान इलाके में खूब पाए जाते हैं, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि किसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, तो खेजड़ी की वृक्ष को दोस्तों, उसको लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियां को सब्जी बनाई जाती है, इनकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसके नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, इसके नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं। प्रश्न भी आपसे पूछा गया है ये, ठीक है, तो आप देख लेंगे, ठीक, ओके। अब बात आती है असम लद्दाख की, ठीक है। अब लद्दाख के बारे में भी कुछ सुन लेते हैं दोस्तों। लद्दाख से सबसे पहले तो प्रश्न एक बार सीटेट में ये बना है कि ठंडे रेगिस्तान कहाँ पर है या ठंडे रेगिस्तान कहाँ है। तो ठंडे रेगिस्तान के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, वो लद्दाख जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लद्दाख ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों को नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ बच्चे नदी पार करने के लिए मजबूत लोहे की रस्सी लेते हैं और उसे नदी के दोनों तरफ पेड़ या पत्थर से बांध देते हैं। यह ट्राली लकड़ी का बना झूला और आप कह सकते हैं कि पुल की मदद से हम रस्सी को पार करते हैं, नदी को पार करते हैं। इस ट्राली में एक बार में या एक साथ में 4 से 5 बच्चे कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप ये कह लीजिए कि तो रोपवे की तरह होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चे बैठते हैं, ठीक है, इसमें क्या है बच्चे बैठते हैं और 4 से 5 बच्चे एक बार में इधर से इधर चले जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर भी एक नदी रोपवे बनाया गया है जो भारत का सबसे बड़ा नदी रोपवे है, ठीक है।
चलो आगे देखेंगे केरल में बच्चे कैसे जाते हैं। तो केरल में कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी नाव वल्लभ में बैठकर जाते हैं। पूछा जाएगा कि वल्लभ किसे कहते हैं, वल्लभ। तो वल्लभ दोस्तों केरल में बनी लकड़ी की नाव को कहते हैं। ठीक है। अच्छा आगे है राजस्थान दोस्तों। राजस्थान में यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ बच्चे ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये थे एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिससे हर बार प्रश्न पूछा गया है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी मैंने बना दिया है, और पार्ट 3 की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं कि बहुत ही जल्दी टेट और सुपर टेट की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो दोस्तों को, जो भी लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चैनल सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बोल दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।